हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। देखो, अभी तक तुम लोग का कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, बट यहां पे लेक्चर्स कंप्लीट होना चालू हो गए, याद रखना। ओके, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ फटाफट देखो। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर की, विच इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल मेथड। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर के, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के, वेक्टर प्रोडक्ट के, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे लाइक कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सब क्या होता है, सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे भाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑपरेशंस एंड ट्रायंगल लॉ। ओके, ये चीजें आज हम लोग आज के टॉपिक में क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फटाफट बुक और पेन लेके बैठ जाओ, एक शॉर्ट में पूरा का पूरा वीडियो खत्म करना। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को फटाक से कमेंट करके बता दो, और अगर कुछ और डिस्कशन करना है, कुछ और एक्स्ट्रा डाउट है, तो यू कैन लाइक डीएम मी। यहां पे मैंने तुमको इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वहां पे तुम जाके डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? तो तुमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि भाई स्केलर बोले तो कहीं ना कहीं स्केलर का बेसिक मतलब क्या हो जाता है? स्केलर का बेसिक मतलब हो जाता है कि भाई ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब तुम्हारे दिमाग में खाली मैग्नीट्यूड आता है, बराबर। और व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर की कहानी अगर मैं बोलने जाऊं तो कैसे हो जाता है? दैट इज ओनली, नॉट ओनली, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ये दोनों की कहानी ले लेता हूं। अब इसका मतलब क्या है, कैसे समझेंगे हम लोगों के? तो लेट अस टेक एग्जांपल। लाइक मैंने तुमको बोला कि लेट्स से जाओ राशन की दुकान पे और 5 किलो चीनी खरीद के लाओ। ओके, 5 किलो चीनी खरीद के लाओ। तो तुम गए दुकान पे, गए, तुमने बोला कि 5 चीनी देना। ओके, तुमने दुकानदार को क्या बोला? तुमने दुकानदार को बोला कि भाई 5 चीनी देना। अब सिर्फ तुमने 5 शब्द इस्तेमाल किया, खाली तुमने 5 बोला, 5 चीनी। तो 5 चीनी जब तुम बोलोगे तो वो जो सामने वाला दुकानदार है उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या बोल रहा है ये, 5 चीनी मतलब क्या? मैं 1 2 3 4 5 चीनी उठा के दे दूं इसको, कि 5 किलो दे दूं, कि 5 ग्राम दे दूं? मतलब उस चीज से वो पूरा का पूरा क्लियर नहीं हुआ, ये सुनो, मतलब उसको पूरा का पूरा आइडिया नहीं मिला। अब अगर तुम एट द सेम टाइम तुम बोलोगे कि भाई 5 kg चीनी देना या फिर 5 किलो चीनी देना, तो उससे उसको कंप्लीट आइडिया आ जाता है, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि भाई सामने वाला क्या बोलना चाहता है। मतलब यहां पे तुमने उसको पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड दिया। तो मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब होता है दैट नंबर और उसका यूनिट। मतलब यहां पे 5 kg, तो 5 kg पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 kg पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मतलब 5 kg पूरा का पूरा क्या मतलब बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। ओके, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि भाई उसका एक नंबर और उसके साथ जो भी उसका यूनिट है। लाइक मैं को अगर मैं तुमको बोलूं 5 मीटर, तो 5 मीटर से मुझे समझ में आ रहा है कि 5 मीटर का लेंथ है, बराबर, ये सुनो। ओके, तो वहां से मेरे को आइडिया मिल जाता है। तो जब कभी भी जिस क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का अगर आइडिया उसके मैग्नीट्यूड से ही मिल जा रहा है तुमको, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड बोला और तुमको कंप्लीटली समझ में आ गया कि वो क्वांटिटी कौन सी है, ओके, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? मतलब द क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय, द क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, द क्वांटिटी which is described by magnitude only, then that quantity is called as, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एज स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्लियर? बात समझ आ रहा है?
मतलब जब मैंने सामने वाले को बोला तो भाई उसको पूरा का पूरा आइडिया आ गया कि भाई ये 5 किलो बोलना चाहता है, तो 5 किलो से मतलब वो क्या ही बोलना चाह रहा है, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, तो वो 5 किलो से उसको सारा का सारा आइडिया समझ में आ गया। ओके, मतलब वो मास की बात कर रहा है, ओके, सारा का सारा चीजें उसको समझ में आ गया। तो जब कभी भी तुमको किसी भी क्वांटिटी का अगर आइडिया उसके मैग्नीट्यूड से आ जाए तो भाई तुम मान लेना कि वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट वेक्टर। वेक्टर में देखो क्या होता है, वेक्टर में दोनों कहानी आती है, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, वेक्टर में क्या आता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगेन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। ओके, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलने का प्लान बनाया। ओके, तुमने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई कल मिलते हैं अपन। ओके, कल 10 बजे मिलते हैं। ओके, तुमने फोन रख दिया। तो अब जब मैंने बोल दिया कल 10 बजे मिलते हैं, तो क्या तुम 10 बजे मिल जाओगे अपने दोस्त से? जरा सोचो, क्या तुम अपने दोस्त से कल 10 बजे मिल जाओगे क्या? द आंसर इज द आंसर इज नो। ओके, ऑब्वियसली तुम्हारा जो आंसर है वो ना है। कारण यह है कि तुमने समय तो डिसाइड किया बट जगह डिसाइड नहीं किया। भाई तुमने प्लेस डिसाइड नहीं किया, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ये सुनो, मतलब तुम जो मिलना चाहते हो वो मिल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा प्लेस डिसाइड नहीं है। सिंस तुम्हारा प्लेस डिसाइड नहीं है, खाली समय डिसाइड है, मान लो कि भाई 10 बजे वो कहीं और चले जाएगा, तुम 10 बजे कहीं और चले जाओगे, दोनों मिल ही नहीं पाओगे। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं अप्लाई अ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, ओके, तुमको क्या करना है, तुमको 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है, तो तुम्हारे दिमाग में देखो कंप्लीट आइडिया नहीं आएगा। तुमको भाई वैल्यू तो मैंने दे दिया कि 10 न्यूटन है, बट तुमको मैंने बताया नहीं कि कहां पे अप्लाई करना है, इन विच डायरेक्शन अप्लाई करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में डाउट है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुमको नहीं मिल रही है। तो जब कभी भी क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं होता, मतलब अगर तुम मैग्नीट्यूड दे दोगे तो भी उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तुमको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। एंड जब तुम उसको डायरेक्शन भी दोगे और ऐसी क्वांटिटी जब आएगी ना, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से तुमको आइडिया दे। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द क्वांटिटी विच is described by magnitude as well as the direction, then that quantity is called as vector quantity. ओके, लिख लोगे खुद से, भाई ऐसी क्वांटिटी जो कब डिस्क्राइब हो, उसके मैग्नीट्यूड से और एज वेल एज उसके डायरेक्शन से, तब जाके हम लोग उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, अगर हम लोग देखने जाए तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं कुछ क्वांटिटीज, और बाकी क्वांटिटीज तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भाई इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज हैं तुम, जैसे ये हो गया तुम्हारा स्केलर। अब अगर मैं स्केलर में बात करूं तो स्केलर में बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे मास, टाइम, स्पीड। ओके, ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं, सारी की सारी तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, टेम्परेचर, ओके, लेट्स से वर्क, पावर, सारी की सारी क्या है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी। ओके, मतलब इनको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर इनको मैग्नीट्यूड मिल गया तो इनको आइडिया आ जाता है, भाई पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है अबाउट दैट क्वांटिटी। यहां पे अगर हम लोग देखने जाए वेक्टर क्वांटिटी, भाई वेक्टर में तुमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देना पड़ता है। मतलब मान लो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, यहां पे तुम एक और डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हो, यस और नो। यहां पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा स्पीड की जगह वेलोसिटी, वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तुमने पढ़ा है, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
ओके ये सारी की सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। ओके हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग नया टॉपिक पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग एक करके नई नई क्वांटिटीज देखने जाएंगे। ओके तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। अगर इसके अलावा भी तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स याद हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ये एग्जाम्पल है सर। ओके चलो क्लियर, आइडिया आ गया व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो अगर हम लोग जनरली देखने जाए तो वी हैव अलग अलग टाइप के वेक्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द पहला टाइप इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। पहले टाइप को क्या बोला जाता है? पहले टाइप को बोला जाता है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर को कहीं ना कहीं तुम समझ पा रहे होगे, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? जीरो वेक्टर का मतलब होता है भाई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। हाँ या ना भाई, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूं अ कार इज ट्रैवलिंग, अ कार is traveling, a car is traveling in or car is traveling with uniform velocity, let's say with uniform velocity. Since it is traveling with uniform velocity, since it is traveling with uniform velocity, अगर ये uniform velocity से travel कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या ही होता है? एक्सेलरेशन तुमको पता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। तो यहां पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। सिंस यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया है, बट गाड़ी तो चल रही है ना, मतलब अभी भी उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफाइन है। ओके तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इट इज अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब भाई जीरो मैग्नीट्यूड, zero magnitude in particular direction, in particular direction. Clear? समझा? What is zero vector? Zero vector मतलब zero magnitude in a particular direction। भाई डायरेक्शन है उसका, डायरेक्शन। ओके जीरो मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है कभी कभी, अगर तुमको पता होगा तो इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। नल वेक्टर मतलब भाई जीरो वेक्टर, उसके अंदर कोई भी उसका मैग्नीट्यूड नहीं है कुछ भी। ओके नेक्स्ट इज योर इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो भाई दो वेक्टर है, अब दोनों वेक्टर को अगर तुमको इक्वल करना है तो जाहिर सी बात है कि उसका दो चीज इक्वल होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए, साथ में उसका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ओके मतलब मान लो टेक एग्जांपल, कोई मुझे यहां से खींच रहा है 10 न्यूटन से और कोई मुझे यहां से खींच रहा है 10 न्यूटन से। ओके अब दोनों का दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन देखो अलग है। भाई एक ऐसे खींच रहा है मुझे और एक ऐसे खींच रहा है मुझे। अब दोनों का डायरेक्शन अलग है तो मैं इसको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकता। मतलब दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होने के लिए तुमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। मतलब मान लो यहां पे मेरे को कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से और यहां पे मेरे को कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से। अब दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ओके तो व्हाट इज इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर बोले तो सेम मैग्नीट्यूड in same direction, in same direction। सेम मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर, या फिर इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। ओके बस मैं नेक्स्ट इसके बाद जो कहानी आती है वो आती है तुम्हारी अपोजिट वेक्टर। अब देखो अपोजिट वेक्टर अगेन तुमको नाम से समझ में आएगा। जैसे जो अभी हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है। तो अब ये जो 10 न्यूटन लग रहा है, अब इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इनका अपोजिट है। तो इन वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर। मतलब भाई जिनका डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है। ओके सो व्हाट डू यू मीन अपोजिट वेक्टर? दैट इज सेम मैग्नीट्यूड in opposite direction, same magnitude in opposite direction।
मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट। ओके, जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि भाई मुझे 10 न्यूटन यहां से कोई खींच रहा है और 10 न्यूटन यहां से कोई खींच रहा है। अब दोनों का जो वैल्यू है दैट इज 10 न्यूटन। भाई जो फोर्स का वैल्यू है दैट इज 10 न्यूटन, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। एक इस तरफ खींच रहा है और एक इस तरफ खींच रहा है। अब दोनों अगर अलग अलग खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का क्लियर? आइडिया आया व्हाट इज अपोजिट वेक्टर? ओके, नेक्स्ट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो मान लो कि वी हैव नंबर ऑफ वेक्टर्स, हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के वेक्टर्स हैं। ओके, लेट्स से वन वेक्टर इज हियर, लेट्स से R1 ले लेते हैं इस वेक्टर को। लेट्स से एक वेक्टर ऐसा है, लेट्स से R2 ले लेते हैं। एक वेक्टर कुछ ऐसा है, लेट्स से R3 ले लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है कि भाई ये सारे वेक्टर का एक सिंगुलर इफेक्ट। ओके, मतलब ये सारे वेक्टर को कंबाइन करके एक सिंगल इफेक्ट जो वेक्टर शो करे दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, मतलब सिंपली तुम बोल सकते हो एक तरह का एडिशन। ओके, मतलब कि भाई ये तीनों वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस करो और वो जो सिंगल वेक्टर है दैट सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंट द ऑल थ्री वेक्टर। ओके, एडिशन ऑफ ऑल थ्री वेक्टर, मतलब ये तीनों वेक्टर का वो एडिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज, उसको तुम लोग बोल सकते हो कि भाई ये क्या है? ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लो कि मेरे को कोई यहां पे ऐसे खींच रहा है और एक दूसरा कोई यहां पे ऐसे खींच रहा है, तो मैं देखो ना यहां पे जाऊंगा ना यहां पे जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा? मैं सेंटर में जाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं इसका और इसका रिजल्टेंट कहां पे एक्ट कर रहा है? ऐसे एक्ट कर रहा है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब जब दो वेक्टर, दो या तीन या चार या पांच, जितने भी वेक्टर को तुम क्लब अप करोगे और क्लब अप करने के बाद एक सिंगल इफेक्ट आएगा, दैट सिंगल इफेक्ट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? बात में आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, समझ में आ रहा है ना कि भाई सारे वेक्टर को कंबाइन करो और एक सिंगल वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करो, दैट सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, मतलब वो सिंगल वेक्टर, हाँ तब जब वो सिंगल वेक्टर ये सारे के इफेक्ट दिखा रहा हो। यस और नो? ओके, अगर वो नहीं दिखा रहा मतलब उसको रिजल्टेंट नहीं बोल सकते। मतलब ये सारे के सारे जो इफेक्ट है वो कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर अगर दिखा रहा है तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो आगे कहानी देखते हैं। आगे इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? देखो यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिटी तुमने सुना है, एकता, वन। ओके, सो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? वन। वन इसका मतलब क्या है? मतलब वेक्टर विच हैव वन मैग्नीट्यूड in particular direction. Okay, vector which have one magnitude in particular direction, मतलब भाई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड वन है। ओके, अब देखो वन मैग्नीट्यूड कब मिलता है? मान लो कि मेरे पास कोई पी वेक्टर है। ओके, लेट अस कंसीडर पी वेक्टर, लेट अस कंसीडर पी वेक्टर। अब ये पी पे बार क्यों दे रहा हूं मैं बार बार? भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर बार होना चाहिए, एरो होना चाहिए, जरूरी है। ओके, तो ये पी वेक्टर है, मतलब मुझे समझ में आएगा कि भाई ये पी वेक्टर है। अगर खाली पी लिखूंगा तो ये खाली मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि ये स्केलर है। ओके, तो ये चीज ध्यान देना है कि अगर तुमको कहीं पे वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करानी है तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कराने के लिए तुमको पी के ऊपर एरो देना जरूरी है, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि हाँ दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो लेट अस कंसीडर पी वेक्टर। हम लोग ने एक पी वेक्टर कंसीडर किया है, मेरे को इसका यूनिट वेक्टर बताना है। क्या बताना है? यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर का? देखो ऐसा वेक्टर जिसकी क्वांटिटी क्या हो, जिसका वैल्यू क्या हो? वन हो। तो अगर p वेक्टर का वैल्यू मेरे को वन बताना है, p वेक्टर का वैल्यू मेरे को वन बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? ये p वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना भाई? डिवाइड बाय p वेक्टर, ये p जो वेक्टर है उसको ही तुम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड गेट कैंसिल, खाली क्या बचेगा? खाली तुम्हारे पास वेक्टर बचेगा, मतलब जिसका वैल्यू वन है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है? मतलब यहां पे बेसिकली क्या है, कोई भी गिवन वेक्टर को अगर तुम उसके मैग्नीट्यूड से, ये मॉड है ना, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, अगर किसी भी गिवन वेक्टर को तुम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो तुमको जो वेक्टर मिलता है दैट इज यूनिट वेक्टर। ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है। ओके, उसको हम लोग यू कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना यूनिट वेक्टर को हम लोग यू कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ओके, मतलब वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर,
उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, खाली डायरेक्शन बचेगा ना, दैट यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट दैट डायरेक्शन। ओके, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। ओके, बात सुना है? मतलब मान लो कि अगर मेरे पास क्यू वेक्टर है तो क्यू वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा, दैट इज क्यू वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ये जो मॉड है ना, लाइन बना रहा उसको हम लोग मॉड लिखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तुमको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज यूनिट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप के साथ। किसके साथ, कैप के साथ। ओके, क्लियर, बात सुन आ रही है एवरीवन, पक्का? चलो ओके, अब वी हैव प्री डिफाइंड, हमारे पास प्री डिफाइंड 3 यूनिट वेक्टर है। अगर हम लोग देखने जाएं तो फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस, फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, दैट इज एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए हमारे पास जे कैप एंड जेड के लिए हमारे पास के कैप। ओके, मतलब आई कैप इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज जे कैप, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड के कैप, व्हाट इज के कैप, के कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर है। ओके, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तुमको यूनिट वेक्टर अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी है आई जे के, और ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है अपने को, याद रखना, ये चीज दिमाग में बैठा लो भाई। एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, y एक्सिस के लिए j कैप एंड z एक्सिस के लिए देयर हैज टू बी अ k कैप। ओके, i j k। ओके, ये चीज दिमाग में बैठा लो। क्लियर, बात समझ आ गया? नेक्स्ट इज अ पोजीशन वेक्टर। ओके, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर which represent the position of anybody। ओके भाई, किसी भी बॉडी का, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे पोजीशन बताना है तो हम लोग यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, सो लेट्स से कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स से दिस इज x है एंड दिस इज y है। लेट्स से यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, मतलब यहां पे z एक्सिस भी है। ओके, अब यहां पे कोई तो पॉइंट रखा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। तुमने कोऑर्डिनेट पढ़ा है 10वीं में, यस और नो? अब मुझे इसका क्या बताना है, मुझे इसका बताना है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है भाई यहां से ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, जिसको जनरली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू होगा दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। ओके, मतलब भाई जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट था वही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है। मतलब भाई ये एक्स जो है वो बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में तुमको इतना जाना है, y क्या है, y डायरेक्शन में तुमको इतना जाना है, और z क्या है, z डायरेक्शन में तुमको उतना जाना है, तो उससे तुम उस जगह पहुंच जाओगे। तो दिस इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर, ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। मतलब अगर कहीं का भी कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उनके बीच का तुम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। हाँ, अब ये डायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया, बिकॉज यहां ओरिजिन से डिफाइन कर रहा हूं इसको। किससे डिफाइन कर रहा हूं, ओरिजिन। अब मान लो अगर ओरिजिन से डिफाइन नहीं करना है तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो याद करो, तो वहां पे तुम करते हो ना x2 - x1, तो उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो तुम्हारा कुछ ऐसा बनता है, दैट इज x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जनरल फॉर्मूला। हाँ, अगर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन करना है तो विथ रेस्पेक्ट टू तुम लोग ओरिजिन ऐसे डिफाइन कर सकते हो, दैट इज आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यस और नो? और अगर मान लो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन नहीं करना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिफाइन करना है, लेट्स से दिस इज पॉइंट योर x1 पॉइंट, y1 और z1, एंड दिस इज योर पॉइंट x2, y2 एंड z2। अब ये पॉइंट के बीच में तुमको पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है तो तुम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर, दैट इज x2 - x1 आई कैप, y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर व्हिच यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन और द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बॉडी। ओके, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये कुछ टाइप्स है, हमारे पास 6 टाइप्स हैं लगभग। नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, नेक्स्ट तुम्हारे पास है यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट है तुम्हारे पास
पोजीशन वेक्टर, और उसके अलावा एक कौन सा वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ये 6 के 6 वेक्टर हम लोग ने देख लिए। नेक्स्ट इज वेक्टर ऑपरेशंस। ओके, जैसे हम लोग सिंपली मैथ्स में मैथमेटिक्स ऑपरेशन होता है हमारे पास, एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, तो वेक्टर में हम लोग डायरेक्टली ये सब नहीं कर सकते। ओके, देयर इज सम रूल्स, क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कोई भी चीज ऐड या कोई भी चीज सबट्रैक्ट नहीं कर सकते वेक्टर के केस में। ओके, तो यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा चीजें हमको समझना पड़ता है। ओके, तो लेट्स से वेक्टर ऑपरेशन में सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो लेट्स से, ओके, तो कंसीडर अ वेक्टर, मैंने एक वेक्टर p कंसीडर किया। ओके, एंड अ स्केलर, एंड स्केलर, लेट्स से स्केलर को n ले लेते हैं और n ना लेके b ले लेते हैं, लेट्स से स्केलर को b ले लेते हैं, स्मॉल b। तो अगर एक वेक्टर को और एक स्केलर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो अगर एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को जो क्वांटिटी मिलेगी ना, दैट क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब यहां पे जो मेरे को मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। मतलब यहां पे जो r है, r विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कंपलसरी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, याद रखना, कंपलसरी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर एक स्केलर और एक वेक्टर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगा, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुमको क्वांटिटी मिलेगा, दैट क्वांटिटी विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखने जाए तो एग्जांपल के तौर पे तो तुम्हारा फॉर्मूला है, देखो F इज इक्वल्स टू एम ए। अब देखो जो तुम्हारा मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हाँ या ना। तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक स्केलर और एक वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को मिलेगा फोर्स, और फोर्स क्या है तुम्हारा, फोर्स है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एक स्केलर और एक वेक्टर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आंसर क्या मिलेगा, तुमको आंसर मिलेगा वेक्टर, तुमको आंसर क्या मिलेगा, वेक्टर। क्लियर? एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, भाई जो तुम्हारा ए का डायरेक्शन होगा वही तुम्हारा एफ का डायरेक्शन होगा। मतलब यहां पे जो तुम्हारा पी का डायरेक्शन होगा वही तुम्हारा आर का डायरेक्शन होगा। ओके, एंड द डायरेक्शन of P and R is same। ओके, मतलब अगर तुमको कोई पूछे कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द आर, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा P एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा R भी एक्ट होगा, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा R भी एक्ट होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, अगर एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी क्या मिलेगा, कहानी मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किसका होगा, भाई जिस डायरेक्शन में तुम्हारा P होगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा R होगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने ये फोर्स वाला रिलेशन देखा, दैट इज F इज इक्वल्स टू ma। और अगर तुमको देखना है इसके अलावा तो मोमेंटम का तुम लोग देख सकते हो, दैट इज P इज इक्वल्स टू mv। अब भाई जो तुम्हारा P है वो मोमेंटम है, ये तुम्हारा देखो मास तुम्हारा स्केलर हो गया, वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर हो गया, तो उनका जो प्रोडक्ट आया वो भी वेक्टर आया, उनका जो प्रोडक्ट आया वो भी क्या आया, वेक्टर आया। यस और नो? तो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी वेक्टर, आंसर विल बी वेक्टर। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको एवरीवन, पक्का? ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, अब एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए अगर मान लो कि दो वेक्टर हैं और वो दोनों कोलिनियर हैं, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो क्या होगा, तो लेट्स से कि भाई एक वेक्टर है लेट्स से 7 मीटर का और दूसरा वेक्टर है लेट्स से 5 मीटर का। अब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, अब दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा,
भाई इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा कि दोनों को ऐड करो और उसी डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट बना दो। मतलब 5 + 7 करूंगा दैट इज 13, तो 13 मीटर में रहेगा वो भाई, इसी डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब इन दोनों का एडिशन हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। ओके, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, मतलब ये दोनों को ऐड करके ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज ऐसे लिखता हूं। मतलब 7 + 5 = 30। मतलब मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। अगर मान लो कि ये दोनों अपोजिट रहते, कुछ ऐसा रहता भाई, एक ऐसा है दैट इज 7 मीटर और एक ऐसा है लेट्स से 5 मीटर। इसका नाम क्या है, दैट इज A B C D। तो मेरा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वाले का नाम क्या होता है, दैट इज A D, दैट इज A D। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंडिंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ अनदर वेक्टर। मतलब इसके वेक्टर से स्टार्ट करो और इसके वेक्टर से एंड करो नाम, तो दैट इज AD। उसको हम लोग नाम कह देंगे AD। अब यहां पे भी सेम कहानी, लेट्स से A B C D। अब ये दोनों कोलिनियर तो है, ध्यान से देखो, दोनों कोलिनियर है, दोनों पैरेलल हैं, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। भाई ए बी का डायरेक्शन ऐसा है और सी डी का डायरेक्शन ऐसा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन रहे तो माइनस करो। क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन रहे माइनस करो। इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन तो ऐड होगा, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों वेक्टर को क्या होगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां पे मेरे को 7 - 5 करना पड़ेगा, दैट इज आंसर इज 2 मीटर। और कहां से, ए से डी तक, कहां से, ए से डी तक। और व्हाट विल बी द डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन हमेशा बड़ा वाला, हम लोग बड़े वाले डायरेक्शन के हिसाब से जाएंगे ना, जो मेरा बड़ा वाला रहेगा उसके डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। भाई डायरेक्टली क्या करो, उनको सबट्रैक्ट कर दो और सबट्रैक्ट करके जो बड़ा वाला है उसके डायरेक्शन में उसको दिखा दो। तो भाई 7 - 5 करेंगे तो 2 थोड़ा सा छोटा बनेगा तो छोटा बना दिया, और किस डायरेक्शन में बनाया, जिस डायरेक्शन में मेरा सबसे बड़ा वाला वेक्टर काम कर रहा है। ओके, तो ये ऑपरेशन हम तब कर सकते हैं जब दो वेक्टर क्या हो, कोलिनियर हो। ओके, कोलिनियर मतलब पैरेलल हो। बट अगर मान लो कि दो वेक्टर आया और वो पैरेलल नहीं रहा, ओके, लेट्स से द अनदर टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ। ओके, ये ट्रायंगल लॉ किसके लिए है कि अगर दो वेक्टर आ रहा है और वो दोनों पैरेलल नहीं है। ओके, मतलब वो दोनों पैरेलल नहीं है, वो कुछ ऐसे रैंडम डायरेक्शन में है। लेट्स से दिस इज वेक्टर 1 एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर 2। ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 2 है। लेट्स से वेक्टर A एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर B। ओके, तो अब ये कोलिनियर तो है नहीं, अब कोलिनियर नहीं मतलब डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या बना, उसके लिए बना है ट्रायंगल लॉ। क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ, तो जो भी तुम्हारा एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज द वेक्टर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ओके, लेट्स से वी हैव टू वेक्टर, इनको ऐड करना है। तो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि भाई दोनों वेक्टर को इस तरह अरेंज करो कि वो क्या करे, वो किसी भी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड लगने चाहिए। ओके, तो इस वेक्टर को मूव करो, ऐसा मूव करो और इस तरह मूव करो कि भाई जहां पे पहला वाला वेक्टर एंड हो रहा है वहां से दूसरा वाला वेक्टर चालू हो, मतलब इन ऑर्डर। ओके, भाई मूव करना है तो रैंडमली मूव नहीं करना है, एक ऑर्डर में मूव करना है। मतलब जहां पे तुम्हारा पहला वाला वेक्टर बंद हुआ, खत्म हुआ, एंड हुआ, वहीं से तुम्हारा सेकंड वाला वेक्टर स्टार्ट करना विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अब तुम लोग देखो, मैंने इसको मूव करते टाइम इसका डायरेक्शन नहीं बदला, याद रखना, अगर तुम इसका डायरेक्शन बदल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने इसका डायरेक्शन नहीं बदला, जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन है, बस हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मूव करके यहां पे ला रहे हैं। कहां पे ला रहे हैं भाई, जहां पे उसका फर्स्ट वेक्टर एंड हुआ था वहीं पे ला रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ एडजेसेंट ट्रायंगल, ओके, देन द थर्ड रिमेनिंग साइड, ये जो तुम्हारा रिमेनिंग साइड है ना, दैट रिमेनिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो ये जो रिमेनिंग साइड है ना, ये तुमको रिजल्टेंट देगा। क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ओके, और ये रिजल्टेंट कैसा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट
एंड एंडिंग टू द लास्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट के स्टार्टिंग से और एंड कहां पे होगा, लास्ट पॉइंट पे, याद रखना। ओके, मतलब यहां पे स्टार्ट होगा, दैट इज लेट्स से ए, और इसको दूसरा नाम दे देते हैं लेट्स से ओ, और यहां पी पे बंद होगा, और ये लेट्स से क्यू। समझा? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं दिस आर वेक्टर विल बी नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, क्लियर? बात में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ। दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन ऑर्डर, इन ऑर्डर होना जरूरी है। ओके, मतलब एक के बाद एक, तो इन ऑर्डर है, तो जो रिजल्टेंट, जो बचा हुआ साइड होगा ना, जो थर्ड साइड, रिमेनिंग साइड होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, भाई पहले वेक्टर से स्टार्ट होगा और लास्ट वाले वेक्टर पे वो एंड होगा। क्लियर? बात में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ। दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ का खासियत क्या है भाई? ट्रायंगल लॉ दो चीज है वो फॉलो करता है, दैट इज ट्रायंगल लॉ फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ट्रायंगल लॉ फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज a plus b is equals to b plus a। मतलब तुम लोग 5 plus 4 करोगे तो 5 plus 4 करोगे, आंसर विल बी 9, और 4 plus 5 करोगे, आंसर विल बी 9। ओके, तो जो वेक्टर लॉ है, वेक्टर लॉ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब a plus b इज सेम एज b plus a, मतलब जो तुम्हारा a plus b का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा a plus b का भी वैल्यू आएगा। ओके, याद रखना, a plus b इज इक्वल्स टू b plus a, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। क्लियर? बात समझ आ गया? ऑल्सो ट्रायंगल लॉ ऑल्सो फॉलो एसोसिएटिव लॉ। वो क्या करता है? एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। आई बाद में आएगा, ये पहले आएगा, लिख लेना। ओके, तो इट ऑल्सो फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है कि लेट्स से a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। मतलब अगर मान लो कि 3 है, 10 20 30, तो तुम लोग पहले 10 20 को ऐड करो, बाद में 30 को ऐड करो, या फिर पहले 20 और 30 को ऐड कर लो, बाद में 10 ऐड करो। ओके, तो वो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मतलब a प्लस b प्लस c, तो पहले b प्लस c को सॉल्व करो, बाद में a के साथ ऐड करो, या फिर पहले a और b को सॉल्व कर लो, बाद में c के साथ ऐड करो, द रिजल्टेंट विल बी सेम। दोनों सिचुएशन में तुमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा, याद रखना। ओके, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दो चीज फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, और एट द सेम टाइम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का समझ में आया? व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? कब अप्लाई करना है ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ तभी अप्लाई करना है जब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हो। अगर कोलिनियर है तो हम डायरेक्टली ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोलिनियर है तो हम डायरेक्टली ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर नॉन कोलिनियर है तो हमको ट्रायंगल लॉ लगाना है, क्लियर? ट्रायंगल लॉ क्या है? इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इफ टू नॉन कोलिनियर वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन ऑर्डर, then the remaining side will represent the resultant of the vector। ये जो remaining side है ये क्या represent करेगा? वो represent करेगा resultant। और कैसे represent करेगा? by starting from the starting point of the first vector and ending to the ending point of the second vector। clear? then we can write r is equals to a plus b। अब ये दोनों फॉलो करेंगे, a plus b और b plus a दोनों सही है, और a plus b plus c और a plus b plus c दोनों सही है। ओके, तो ये दोनों लॉ फॉलो करता है। क्लियर? बात में आ गया एवरीवन? पक्का समझ में आ गया सबको भाई? व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद का जो ऑपरेशंस है ना, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब अगर दो वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर? बात में आ गया एवरीवन? पक्का? सो अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया, वहां पे डीएम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर कुछ और कंफ्यूजन है तो ऑब्वियसली बात है भाई, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कनेक्ट हो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो,
और अपने दोस्तों को बताओ कि भाई यहाँ पे लेक्चर्स आ गए हैं कंटिन्यूअस 11th 12th के लिए, साइंस कॉमर्स सबके लिए जेआर कॉलेज पे फुल फ्लेज में लेक्चर्स आ चुके हैं। तो बहुत सारा शेयर कर दो। ओके चलो, सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।